हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। साथियों आज हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का रिव्यू देखेंगे। आज की इस श्रृंखला में दोस्तों 30 नवंबर है और 30 नवंबर को ऑल शिफ्ट का एनालिसिस यानी कि जो 3 शिफ्ट होती हैं और तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस होगा उसमें साथियों हम एनालिसिस देखेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चनों का कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग यदि इस तरह का एनालिसिस निरंतर चाहते हैं तो एक बार से अपने सेशन को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आप लोग इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम बाकी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की इस क्लास में दोस्तों याद रखेंगे आज एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को, जिसमें हमें 70 के करीब प्रश्न मिले हैं। उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जो पेपर थे उनमें पेपर का बदलाव हुआ है। उनमें से कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे जैसे कि महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर किस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था भारत में पहला थॉमस कप खिताब कब जीता है, भारत के द्वारा पहला थॉमस कप का खिताब कब जीता गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा गया था भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ। इन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। साथियों कतर की राजधानी दोहा में 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। इसका खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था साइमन कमीशन का विरोध भारत में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों साइमन कमीशन जिसका निर्माण आपका कब हुआ था 1927 में हुआ था और ये मार्च के महीने में इसका निर्माण होता है। इसके बाद साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। ठीक है 1928 में भारत आता है। इस दौरान 1927 में कांग्रेस का दिसंबर के माह में वार्षिक अधिवेशन चल रहा था मद्रास में और M.A. अंसारी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में दिसंबर के माह में साइमन कमीशन आने से पहले ही भारत में कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध से संबंधित हैं लाला लाजपत राय, जिनके सर में डंडे की चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर किस त्योहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे बुद्ध पूर्णिमा या भगवान बुद्ध की जयंती। याद रखेंगे इस तरह के जो त्यौहार होते हैं बुद्ध पूर्णिमा, यह त्यौहार मनाया जाता है महात्मा बुद्ध की जन्मतिथि पर या फिर जयंती पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया था निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है या इसकी रचना किसने की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था पोपीर नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। सातवाहन वंश इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी। तो सिमुक सतकर्णी ने की थी। किसने की थी प्यारे दोस्तों, सिमुक सतकर्णी ने। और दोस्तों इसकी पहली राजधानी अमरावती थी जबकि दूसरी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कौन सी राजधानी थी, क्या नाम था दोस्तों, याद रखेंगे प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान राजधानी कहाँ पर पड़ती थी, इन लोगों की महाराष्ट्र में पड़ती थी। ठीक है और जबकि अमरावती कहाँ पर पड़ती थी, तो वर्तमान में तेलंगाना में। ठीक है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दो राजधानियां याद रखनी है। आपसे क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा प्रश्न देखने को मिला था स्टूडेंट के द्वारा कि दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर अलग पूछी थी और पुरुषों की साक्षरता दर अलग पूछी थी। तो पुरुषों की जो साक्षरता दर होगी वो आपकी याद रखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेल और मेल के सामने लिखेंगे 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर थी। जबकि फीमेल की साक्षरता दर आपकी 64, याद रखेंगे एक मिनट, 65.46% आपकी थी। इसको याद रखेंगे। और इसका ओवरऑल यानी कि इंडिया का जो एवरेज बनता है, भारत का एवरेज बनता है 74.04% इसका एवरेज बनता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था
किन दो राज्यों की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है? ऐसी कोई पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था उसके बारे में आंकड़े पूछे गए थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, एक तो बिहार, दूसरा झारखंड। तो इसमें सही उत्तर क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिहार, झारखंड, ठीक है, ये दो राज्य हैं जिनकी नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब स्थिति है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर बात करेंगे दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा, तो दोनों के दोनों अलग प्रश्न है। पहले हम बोलेंगे दक्षिण की गंगा। दोस्तों दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी को प्यारे दोस्तों जानते हैं। किसको जानते हैं? गोदावरी को। इसके अतिरिक्त पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा। क्या पूछेगा प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे, दक्षिण भारत की गंगा पूछ लेगा तो आपको याद रखना है ये कावेरी नदी है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था, भगत सिंह के साथ, ये यहां पर गलत है, ठीक है, भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था? यहां पर ये अलग से टाइप हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जबकि प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ असेंबली में बम किसने फेंका था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा बटुकेश्वर दत्त। क्या बन जाएगा साथियों? बटुकेश्वर दत्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का आयोजन कौन सा संस्करण भारत में किया गया था? यानी कि जो फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप हुआ था, इसके किस संस्करण का आयोजन भारत में हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे 2022 में इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों में, दोस्तों नवी मुंबई, इसके अतिरिक्त गोवा और उड़ीसा, इनमें यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और दोस्तों इसमें याद रखेंगे 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था प्यारे दोस्तों? तो 7वां संस्करण आपको बताना है। 2022 में इसका आयोजन 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको स्थगित करके 2022 में किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है? तो दोस्तों अगर निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसे निःशुल्क विधिक सहायता कहते हैं, डीपीएसपी के अनुच्छेद 39A, याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसका जो आर्टिकल है 39A, और 39A आर्टिकल में लिखा है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड के बारे में कहा गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, विधायी प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? तो विधायी प्रक्रिया दोस्तों याद रखेंगे, विधायी शक्ति कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे। अगर इसके बारे में प्यारे दोस्तों आपसे आर्टिकल पूछा गया है तो आर्टिकल बताना है 131। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, जिसमें से मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये तीनों शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा महात्मा गांधी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है और हो सकता है ये आपके एग्जाम में फिर से पूछ ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और ये आपका कम से कम 4 बार अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, 1991 की आर्थिक मंदी में भारत के पास कितने दिनों का खर्चा बचा था? तो केवल और केवल 3 सप्ताह का खर्चा हमारे पास बचा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1991 के जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा के लिए आपका मणिपुर सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कोई पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, लेकिन इसका हमें एग्जैक्टली उत्तर तो नहीं मिला है। तो आप बता सकते हैं पंचवर्षीय योजना से क्या पूछा गया था? अगर बेसिकली बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो योजना आयोग के द्वारा यह संचालित की जाती थी। किसके द्वारा? याद रखेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, इसी के द्वारा यह संचालित की जाती थी। और योजना आयोग की स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना होती है। और अब ये योजना आयोग खत्म कर दिया जा चुका है और दोस्तों इसके स्थान पर क्या आया है? नीति आयोग आया है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किससे संबंधित हैं? ऐसा कोई प्रश्न आया था, तो याद रखेंगे कालबेलिया नृत्य राजस्थान में होने वाला एक नृत्य है और इसी से संबंधित है प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न पूछा गया था बड़े गुलाम अली का संबंध किस संगीत घराने से है? तो दोस्तों ये पटियाला घराने से संबंधित हो जाएंगे बड़े गुलाम अली। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जीएसटी काउंसिल याद रखेंगे इसको आप लोग अच्छे से, जीएसटी काउंसिल, तो इसका जो हेड होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी काउंसिल का हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे दोस्तों हम कहते हैं किसके नाम से? वित्त मंत्री के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख दोस्तों 279 आर्टिकल ए में दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यह दोस्तों 101वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों भजन सोपारी से संबंध आया था। तो भजन सोपारी भारत के एक सुप्रसिद्ध संतूर वादक थे जिनका निधन 2022 में हो चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों एफडीआई में आई से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न भी दोस्तों रिपीट हुआ है, और आई से तात्पर्य क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का पूर्ण रूप होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका सही उत्तर होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी, और ये क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 2017 में क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर किस पत्थर से बनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेसाल्ट चट्टान से बना है आपका जो आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है यह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासक, किसके? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। कौन थे? राजा कृष्ण फर्स्ट थे, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और एक ही पहाड़ को काटकर बनवाया गया ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था जल कैसा घटक है, जैविक या अजैविक? तो दोस्तों याद रखेंगे जो जल होगा ये एक अजैविक घटक है। इसके अतिरिक्त आपकी सनलाइट, ठीक है, क्या होती है? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट भी एक अजैविक घटक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 में हुआ था, और इस युद्ध में कौन जीता था? तो बाबर जीता था, और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने समय था 1897 का रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था मनुष्य के दांतों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। दांत भी एक प्रकार के कैल्शियम से बने हुए क्या होते हैं? हड्डी होते हैं, और दोस्तों हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है या जरूरी होता है? तो दोस्तों विटामिन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक स्थित हैं? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर बनेगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो बताना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्यारे दोस्तों? भरतनाट्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब से कब तक हुआ था? तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो पहली बार 1949 में हुआ था। उसके अतिरिक्त जब भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ था तो 1966 में हुआ था। इसके अतिरिक्त दोस्तों 1991 में हुआ था। ये 3 समय थे जब भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कल प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन आज क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस के लिए जो जिम्मेदार होते हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जलवाष्प जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों CO2 होता है। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों CH4 होता है। इसके अतिरिक्त आपका N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अतिरिक्त O3 ओजोन होता है। इसके अतिरिक्त होता है CFC। क्या होता है? CFC, ठीक है, याद रखेंगे CFCS, ठीक है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस के लिए।
अगला प्रश्न पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी गुजरात। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी गुजरात। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की कौन सी किताब जातिवाद से संबंधित है? ऐसा कोई प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों याद रखेंगे 1936 समय था प्यारे दोस्तों 1936। इस दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने पिता के नाम पर किताब लिखी है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों बराक ओबामा। बराक ओबामा के द्वारा 2 टेन्योर अमेरिका में पूरे किए गए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ड्रीम्स ऑफ माई फादर। ड्रीम्स ऑफ माई फादर नामक पुस्तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महिला वर्ग में जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है? तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर मेल के बारे में और फीमेल के बारे में, दोनों के पूछे जाने की संभावना है। अगर आज फीमेल पूछा है तो कल मेल भी पूछ लेगा। तो फीमेल के लिए जो जेवलिन होगा यानी कि भाला होगा वो मात्र 600 ग्राम का होगा और मेल के लिए जो भाला होगा वो दोस्तों मात्र 800 ग्राम का होगा। इसको याद रखेंगे। और भाले की लंबाई भी अलग अलग होती है महिलाओं और पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए यह लंबाई 2.6 से लेकर 2.7 मीटर तक हो सकती है और महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर तक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पुर्तगाल से भारत आने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों वास्को डी गामा। कौन हो जाएगा? वास्को डी गामा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन बनाना कौन से काल में शुरू हुआ था? तो मानव के द्वारा जब भोजन बनाया गया था तो इसकी कोई एग्जैक्टली जानकारी तो पता नहीं है, लेकिन इसको जब किसी की जानकारी पता नहीं होती है उसको कहते हैं अनादिकाल। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अगले प्रश्न में कहा है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय नामक एक गुप्त शासक था। इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी हूणों का नाश करके। किसका? हूणों को इसने हराया था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों को हराया था तो सकारी की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहनजोदड़ो से संबंधित कोई प्रश्न आया था कि इसका आकार कैसा होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो आकार है प्यारे दोस्तों वो एक आयताकार आकार है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, जुआरी नदी कहाँ पर बहती है? जुआरी नदी की अगर बात करें दोस्तों, गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना में 2 बार प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार प्रारंभ किया गया था? देखिए बात कर ली जाए अगर पंचवर्षीय योजनाओं की, तो एक पंचवर्षीय योजना थी। इसको याद रखने, पटकथा यहाँ से तैयार होती है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। जो आपका 5 ईयर प्लान था इसी से संबंधित है, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान आपका 1974 से लेकर के, ठीक है दोस्तों, 1978 तक चला था, जो कि मात्र 4 सालों का था। लेकिन दोस्तों इसी दौरान 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6वां 5 ईयर प्लान दोस्तों शुरू कर देती है कौन? इंदिरा गांधी सरकार। लेकिन क्या होता है 78 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है। तो उस दौरान ये 6वां 5 ईयर प्लान शुरू ही हो पाया था कि खत्म हो गया और यहाँ पर आ जाता है रोलिंग प्लान। क्या आ जाता है? रोलिंग प्लान आ जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या आ जाता है? तो याद रखेंगे रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक चला था। इसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना को पुनः 1980 में शुरू किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण ब्याज ऑप्शन में शायद मिला था। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित है उदारीकरण शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, किस अनुच्छेद में लिखा है? तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ किसी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए किसी व्यक्ति का राज्यपाल है, कोई राज्य का एक राज्यपाल है, वो मान लीजिए, पहले ऐसी बात समझिए कि एक राज्य है, उसका एक राज्यपाल है और वह राज्यपाल अन्य किसी और राज्य का राज्यपाल बन सकता है। कहाँ पर लिखा है? अनुच्छेद 153 ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत ने बैडमिंटन इतिहास में थॉमस कप कब जीता था? तो दोस्तों याद रखेंगे 2022 में भारत ने पहला थॉमस कप का खिताब जीता है। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तीजन बाई किस लोकगीत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर भारत ने 8 गोल्ड जीते हैं। कितने दोस्तों? 8 गोल्ड जीते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों भारत ने एक रजत जीता है। क्या जीता है? जिसे हम दोस्तों कहते हैं सिल्वर मेडल। क्या कहते हैं? सिल्वर जीता है। 3 भारत ने ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस काल में उत्पादन का विकास हुआ था? तो
किस काल में उत्पादन का विकास हुआ था? उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुद्रा अवमूल्यन किस स्थिति में होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन की अगर बात कर ली जाए, जब घरेलू उत्पाद विदेशी मुद्रा भंडार से कम हो जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें क्या हो जाता है? अवमूल्यन की स्थिति आती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक और परिभाषा होती है, यदि कोई देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन बीओपी का सामना कर रहा है तो इस स्थिति में वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। उससे क्या होता है? उसका निर्यात सस्ता हो जाता है जबकि आयात महंगा हो जाता है। मैं अगर बात करूं अपने देश की वर्तमान में मुद्रा क्या है, एक जो डॉलर है वो आपके लगभग 83 रुपए के बराबर है। देखिए अगर 83 रुपए की बात करें तो ये एक डॉलर से क्या हो जाएगा? एक डॉलर मतलब पहले जब भारत आज़ाद हुआ था एक डॉलर 1 रुपए के बराबर था, लेकिन भारत ने 3 बार मुद्रा अवमूल्यन किया क्योंकि भारत को क्या करना था? अपना निर्यात सस्ता करना था और आयात उसका ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। अगर कोई वस्तु आप क्या करेंगे, जो जैसे आप किसी देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको ज़्यादा सामान बेचना है तो आप निर्यात सस्ता करेंगे, लेकिन अब उसी के एवज में आप दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाएंगे तो वो वस्तु आपको महंगी मिल जाएगी क्योंकि आपका अब जो आपका मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो चुका है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रथम शीतकालीन खेल कहाँ पर हुए थे? तो इसका सही उत्तर बनेगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। प्यारे दोस्तों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा अमीटर। क्या बनेगा दोस्तों? अमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, RR फिल्म के नातू नातू गीत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको 2 पुरस्कार मिले हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्रतिष्ठित सॉन्ग सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कोंकण रेल लाइन कहां से कहां तक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण तट आप याद रखेंगे कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखता है दक्षिण में। ठीक है, इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखता है और यहीं पर याद रखेंगे कोंकण क्षेत्र यही तो कहलाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा वाला। तो इसमें दोस्तों याद रखेंगे यही तट पर कोंकण लाइन बिछाई गई है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, चीन की जनसंख्या के संबंधित कोई प्रश्न आया था दोस्तों। इसका हमें एग्जैक्टली ऑप्शन या एग्जैक्टली प्रश्न तो नहीं मिला है, लेकिन एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था कि सर चीन की जनसंख्या से प्रश्न आया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चोल वंश कि किस शासक ने सर्वप्रथम श्रीलंका पर शासन किया? तो राजराज प्रथम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर नगर हवेली सही उत्तर हो जाएगा। 17.08% के आसपास है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 40 क्लॉज 1 किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों कहने का मतलब है जो अनुच्छेद 48A है, क्या है आपका जो 48A है, ये दोस्तों इसका किससे संबंध है? तो याद रखेंगे राज्य की जो पर्यावरण की रक्षा है सुधार करना, देश में वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास। दोस्तों ये आपका 48A में लिखा है और ये संविधान संशोधन 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें लगभग भारत में 56 से 57 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ था, इस कारण इसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य के खिलाड़ियों ने जीते हैं? तो ऐसा ऑप्शन तो हमें नहीं मिला है दोस्तों, कौन कौन ऑप्शन थे एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक की बात करें तो 3-4 राज्य प्रमुख रूप से आते हैं, हरियाणा, उसके आगे महाराष्ट्र आ जाता है, इसके आगे आपका मध्य प्रदेश भी आ जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका कौन सा राज्य आता है? यही 3 राज्य प्रमुख रूप से आगे आते हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। अब ऑप्शन में क्या था बताएंगे आप लोग। एक प्रश्न पूछा गया था, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसमें सर्वश्रेष्ठ कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, CSCB आपका प्रथम स्थान पर रहा था, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं अपने चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जब भी इस तरह का एनालिसिस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते रहिए आपका अपना परिवार GS अब बाय DS सर। दोस्तों बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।